हेलो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस लेकर आई हूँ मैं। थर्ड चैप्टर कुछ क्वेश्चन के आंसर तो हो चुके थे 13 नंबर तक, और उसके बाद से मैं अभी लेकर आई हूँ। थोड़ा लेट हो गया लाने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के राजनीतिक स्वरूप के बारे में बताइए। आंसर है, पहला है जनतंत्र। लोकतंत्र में सरकार की शक्तियां जनता के पास होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है जो सरकार का गठन करते हैं। दूसरा है सरकार की सीमाएं। लोकतंत्र में सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित होती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार की शक्तियां जनता के अधिकारों का उल्लंघन न करें। 15वां नंबर क्वेश्चन है, जॉनसन ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है। आंसर है, जॉनसन ने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें संप्रभुता जनता में सामूहिक रूप से निहित होती है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक लोकतंत्र किसे कहते हैं। आंसर है, धार्मिक लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें धर्म और लोकतंत्र का मेल होता है, जहां धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और जनता की भागीदारी भी होती है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का परिचय दीजिए। आंसर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सीधे तौर पर निर्णय लेती है और सरकार को निर्देश देती है। इसमें जनता के पास संविधान और कानून बनाने की शक्ति होती है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का परिचय दीजिए। आंसर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सीधे तौर पर निर्णय लेती है और सरकार को निर्देश देती है। इसमें जनता के पास संविधान और कानून बनाने की शक्ति होती है। 19वां नंबर है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। आंसर है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति या अध्यक्ष सरकार का मुखिया होता है और वह कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करता है। 20वां नंबर है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है। आंसर है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होती है और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। 21वां नंबर है, संवैधानिक राजतंत्र क्या है। आंसर है, संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राजा या रानी की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती है और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद या सरकार के पास होती है। 22वां नंबर है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हो। आंसर है, वयस्क मताधिकार एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए और वे अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकें। 23वां नंबर है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मौलिक अधिकार का क्या महत्व है। आंसर है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी प्रदान करता है। यह अधिकार नागरिकों की गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं। 24वां नंबर है, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका क्या है। आंसर है, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका है कानून की व्याख्या करना, न्याय और निष्पक्षता बनाए रखना, विधायिका और कार्यपालिका की जांच करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। 25वां नंबर है, लोकतंत्र में विचार की अभिव्यक्ति का महत्व क्या है। आंसर है, लोकतंत्र में विचार की अभिव्यक्ति का महत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, जनता की राय और विचारों को प्रकट करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना। 26वां नंबर है, लोकतंत्र के किसी एक गुण का वर्णन कीजिए। आंसर है, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिकों को अपने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। इस गुण के कारण लोकतंत्र में नागरिकों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद मिलता है। 27वां नंबर है, लोकतंत्र के किसी एक अवगुण का वर्णन कीजिए। आंसर है, लोकतंत्र का एक अवगुण है अधिक समय लगना निर्णय लेने में। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है क्योंकि इसमें विभिन्न दलों और समूहों के बीच चर्चा और समझौता करना पड़ता है। इससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है और समस्याओं का समाधान होने में भी देरी हो सकती है। 28वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता में शिक्षा की भूमिका क्या है। आंसर है, लोकतंत्र की सफलता में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से नागरिकों में जागरूकता, समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है।
जिससे वे लोकतंत्र के मूल्यों और सिद्धांतों को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं। 29वां नंबर है, लोकतंत्र की सफलता में राजनीतिक चेतना की भूमिका क्या है? आंसर है, लोकतंत्र की सफलता में राजनीतिक चेतना की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चेतना से नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता, समझदारी और भागीदारी की भावना विकसित होती है, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान करते हैं। 30वां नंबर है, लोकतंत्र की सफलता में आर्थिक लोकतंत्र की भूमिका क्या है? आंसर है, लोकतंत्र की सफलता में आर्थिक लोकतंत्र की भूमिका है आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना, नागरिकों को आर्थिक अवसर प्रदान करना, लोकतंत्र की मजबूती को बढ़ावा देना। अगला है 31वां नंबर, लोकतंत्र की सफलता में राष्ट्रीय एकता की भूमिका क्या है? आंसर है, लोकतंत्र की सफलता में राष्ट्रीय एकता की भूमिका है देश के नागरिकों में एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देना, विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच मतभेदों को दूर करना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, लोकतंत्र की मजबूती को बढ़ावा देना। अगला है 32वां नंबर, अधिनायकवाद से आप क्या समझते हैं? आंसर है, अधिनायकवाद एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह को पूर्ण अधिकार और नियंत्रण प्राप्त होता है और वे अपनी मर्जी से निर्णय लेते हैं और नीतियां बनाते हैं। 33वां नंबर है, मेकावर ने अधिनायक की परिभाषा किस प्रकार दी है? आंसर है, मेकावर ने अधिनायकवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है, अधिनायकवाद या तानाशाही वह शासन प्रणाली है जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल से शासन करता है। 34वां नंबर है, अधिनायकवाद के किन्हीं दो रूपों का नाम बताइए? आंसर है, अधिनायकवाद के दो रूप हैं। पहला है सैन्य तानाशाही। इस प्रकार के अधिनायकवाद में सैन्य अधिकारी शक्ति को नियंत्रित करते हैं और देश के नेतृत्व का निर्धारण करते हैं। और दूसरा है एक दलीय राज्य। इस प्रकार के अधिनायकवाद में एक ही दल या नेता का वर्चस्व होता है और विरोधी दलों को दबा दिया जाता है। अगला है 35वां नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिकार अधिनायक तंत्र क्या है? आंसर है, सर्वाधिकार अधिनायक तंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के पास सर्वोच्च शक्ति और नियंत्रण होता है और वे अपने निर्णयों को किसी भी प्रकार की सीमा या जवाबदेही के बिना लागू कर सकते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन है, स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र क्या है? आंसर है, स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासक की मर्जी और इच्छा के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं और कानून या संविधान का पालन नहीं किया जाता है। 37वां नंबर है, समकालीन अधिनायक तंत्र द्वारा आप क्या समझते हैं? आंसर है, समकालीन अधिनायक तंत्र से तात्पर्य है आधुनिक समय में प्रचलित अधिनायकवाद की व्यवस्थाओं से जिसमें शासक या सरकार के पास असीमित शक्ति और नियंत्रण होता है। 38वां नंबर है, अधिनायक तंत्र के किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए? आंसर है, अधिनायक तंत्र की दो विशेषताएं हैं। पहला है दलीय प्रणाली। अधिनायक तंत्र में एक ही दल या नेता का वर्चस्व होता है और विरोधी दलों को दबा दिया जाता है। दूसरा है स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। अधिनायक तंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन होता है और सरकार के पास असीमित शक्ति होती है। अगला है 39वां नंबर, अधिनायक तंत्र के किन्हीं दो लक्षणों का वर्णन कीजिए? आंसर है, अधिनायक तंत्र के दो लक्षण हैं। पहला है निरंकुशता। अधिनायक तंत्र में शासक या सरकार के पास असीमित शक्ति और निरंकुशता होती है। दूसरा है व्यक्ति पूजा। अधिनायक तंत्र में शासक या नेता की व्यक्ति पूजा की जाती है और उनकी आलोचना करना वर्जित माना जाता है। अगला है 40वां नंबर है, अधिनायक तंत्र के किन्हीं दो गुणों का वर्णन कीजिए? पहला है दृढ़ता और स्थिरता। अधिनायक तंत्र में शासक या सरकार के पास असीमित शक्ति होने के कारण देश में दृढ़ता और स्थिरता बनी रहती है। दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता। अधिनायक तंत्र में शासक या सरकार के पास निर्णय लेने की पूरी क्षमता होती है जिससे वे तेजी से निर्णय ले सकते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक तंत्र के किन्हीं दो दोषों का वर्णन कीजिए? आंसर है, अधिनायक तंत्र के दो दोष इस तरह है। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। अधिनायक तंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है और नागरिकों को अपने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। दूसरा है अन्याय और भ्रष्टाचार। अधिनायक तंत्र में अन्याय और भ्रष्टाचार की समस्या
आम होती है क्योंकि शासक या सरकार के पास असीमित शक्ति होती है और उन्हें जवाबदेह ठहराने का कोई तरीका नहीं होता है। 42वां नंबर है, सर्वसत्तावाद क्या है? आंसर है, सर्वसत्तावाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन अपनी सत्ता की कोई सीमा रेखा नहीं मानता और लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को यथासंभव नियंत्रित करने को उद्यत रहता है। अगला है 44वां नंबर, सर्वसत्तावाद का उदाहरण दीजिए। आंसर है, सर्वसत्तावाद का एक उदाहरण उत्तर कोरिया है, जहां सरकार के पास लगभग असीमित शक्ति है और वह नागरिकों के जीवन के लगभग सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। 45वां नंबर है, सर्वसत्तावाद की किन्हीं एक विशेषता का वर्णन कीजिए। आंसर है, सर्वसत्तावाद की एक विशेषता है सरकार की सर्वोच्चता। सर्वसत्तावाद में सरकार को सर्वोच्च माना जाता है और उसके निर्णयों को चुनौती देने की अनुमति नहीं होती है। 46वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वसत्तावाद के विषय में हन्ना के विचार क्या थे? आंसर है, हन्ना एरेंथ ने सर्वसत्तावाद के बारे में विचार किया था। उनके अनुसार सर्वसत्तावाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन अपनी सत्ता की कोई सीमा रेखा नहीं मानता और लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को यथासंभव नियंत्रित करने को उद्यत रहते हैं। 47वां नंबर है, सर्वसत्तावाद के किन्हीं दो साधनों का वर्णन कीजिए। आंसर है, सर्वसत्तावाद के दो साधन हैं। पहला है प्रचार और मीडिया नियंत्रण। सरकार द्वारा प्रचार और मीडिया का नियंत्रण करना ताकि लोगों को सरकार के अनुसार जानकारी दी जा सके। दूसरा है पुलिस और सैन्य शक्ति का उपयोग। सरकार द्वारा पुलिस और सैन्य शक्ति का उपयोग करके विरोध और विपक्ष को दबाना। तो बच्चों, ये 2 मार्क्स के थे जो टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। 2 भागों में मैंने दे दिया है इसे। चलिए कमेंट कीजिए कौन सा सब्जेक्ट में चाहिए, मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।